न्याय वार्ता पॉडकास्ट के इस एपिसोड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें कि इस पॉडकास्ट में हम न्याय संस्था द्वारा चलाई जा रही संविधान फेलोशिप्स के फेलो से बातचीत करते हैं। संविधान फेलोशिप्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो अपने आज के इस एपिसोड्स में हम बातचीत करने जा रहे हैं बिहार राज्य की अपनी फेलो आनंद रंजना से। आनंद रंजना पेशे से एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह लोक अदालत की परमानेंट सदस्य हैं। उन्हें परिवार और जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने का अनुभव है। वो ट्रांसजेंडर समुदाय और सेक्स वर्करों के लिए सही इलाज, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड जैसी दूसरी योजनाओं पर काम करती हैं। वह HIV पॉजिटिव और ड्रग्स यूजरों के लिए जांच और जागरूकता प्रोग्राम भी चलाती हैं। अभी वो बक्सर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। आनंद रंजना, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं आपके परिचय से। आप हमारे देखने वालों को बताइए कि आप कहाँ पैदा हुई और आपने क्या पढ़ाई करी है। मैं रोहतास जिले में मेरा जन्म हुआ और पढ़ाई भी मेरी रोहतास जिले में ही हुई। फिर उसके बाद पटना में जेडी वीमेंस कॉलेज में पढ़ा। फिर मास्टर डिग्री रूरल डेवलपमेंट से किया, LLB किया। और अभी वकालत के क्षेत्र में मैं सामाजिक कार्यों में लगी हूँ और साथ साथ में वकालत भी बखूबी निभा रही हूँ। इसकी भी भूमिका अच्छे से निभा लेती हूँ। आप लोक अदालत की परमानेंट सदस्य हैं, तो हमें बताइए कि लोक अदालत क्या है और ये कैसे काम करती है। लोक अदालत हर डिस्ट्रिक्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत उसका एक अपना फोरम रहता है, जिसमें एक रिटायर्ड जज रहते हैं और एक वकालत के क्षेत्र से मेंबर होता है और एक सामाजिक क्षेत्र से मेंबर होता है। सोशल वर्कर एक रहेगा उसमें मेंबर। तो ऐसे वहाँ पे ऐसे मामले देखे जाते हैं जो बिजली से रिलेटेड हो, बैंक से रिलेटेड हो, कुछ डॉक्यूमेंट्री उनका डिस्प्यूटेड मामला हो, जमीन से विवादित मामले हो, जिसमें दोनों पार्टी एक पार्टी को नोटिस करके बुलाया जाता है लोक अदालत में। वो पार्टी आती है, दोनों को सुना जाता है और एक बीच का रास्ता निकाला जाता है मध्यस्थता करके। उस रास्ते से दोनों तैयार हो जाते हैं तो फिर एवार्ड बन जाता है। वो एवार्ड अपने आप में एक डिग्री है, जिसमें रीड भी नहीं किया जा सकता है। वो कंप्लीट एक डिग्री है जिसको दोनों ही पार्टी को राहत मिलता है। आप ट्रांसजेंडर समुदाय और सेक्स वर्कर के बेहतर इलाज और सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए आप काम करती हैं उनको। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो विचार है वो आपको कैसे आया। एक सेक्स वर्कर से मेरी मुलाकात यूं ही हो गई वकालत के क्षेत्र में ही। उसने कहा कि मेरे माँ ने मुझे बेच दिया और मैं ये काम करती हूँ और अभी एक लड़के ने धोखा दे दिया। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ ने क्यों बेच दिया? तो घर में बहुत आर्थिक तंगी थी इसलिए माँ ने बेच दिया। मैंने कहा उस समय तुमने ऑब्जेक्शन नहीं किया? तो उस समय हमको समझ में नहीं आया कि क्या मेरे साथ हुआ है। लेकिन जब जिसके पास बेचा था वो रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लाइंट को लेके आता था। फिर धीरे धीरे विरोध के बाद मैं उसी में रम गई। उस दौरान मुझे लगा कि इससे बात करनी चाहिए और मैंने उसको पहले विश्वास में लिया कि और चीजें बताए। फिर उसने जो बताया, वो बक्सर में ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं जहाँ पे ये धंधा बढ़िया से चल रहा है। वो ऑनर ऐसे ही लोगों को अपना रेंट देता है जहाँ पे पैसा उनके मन मुताबिक मिलता रहे और ये गोपनीयता बनी भी रहे। और ये धंधे जो है सेक्स वर्करों का काम ज्यादा फल फूल रहा है ऐसे मकानों में। फिर मुझे लगा कि तुमको दिक्कत क्या है? तो हमें राशन नहीं मिलता है, हमारा जो आधार कार्ड है वो अपडेटेड नहीं है, वोटर ID कार्ड वोट भी नहीं देते हम। क्यों? क्योंकि पहले ही बेच दिया गया, कोई बनाने वाला नहीं था। तो ऐसे में ये सारी चीजें नहीं है। तो फिर मैं उस लड़की के द्वारा उसके उसके समस्या को लेकर मैं CO से मिली। फिर लोक अदालत में भी मैंने ये बात रखा। फिर उसके बाद जो हमारे सेक्रेटरी थे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और फोन के माध्यम से बोला कि हमारी एक मेंबर जाएंगी और आप उनको कोऑपरेट करिए। तो बहुत ही स्मूथली राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड सब बनवा दिया मैंने और राशन वो लोग ले रही हैं। ट्रांसजेंडर में एक HIV वाला पेशेंट मिला इसी सेक्स वर्करों के थ्रू, उससे भी पहचान हुई। ये लोग ना एक दूसरे से कनेक्ट है, वो लोग भी सेक्स में कहीं ना कहीं संलिप्त है और उनके लिए हम लोग बताते हैं। जो HIV पॉजिटिव हो जाते हैं उनको ले जाते हैं सदर में ICRTC सेंटर पे और वहाँ पे उनकी जांच करवाते हैं और उसके बाद जो भी
रिकमेंडेशन डॉक्टर करता है वो करवाते हैं। आरा में एआरटी सेंटर है सदर हॉस्पिटल में, वहाँ जिसको एचआईवी निकल जाता है उसकी दवा वहीं मिलती है। और ऐसे लोगों को हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। जयप्रभा ग्राम विकास मंडल है, वहाँ कंडोम फ्री में मिलता है। ल्यूब जो ट्रांसजेंडर यूज करते हैं वो ठीक। लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो ट्यूब उनको दिलवाते हैं ताकि उन्हें अपना फिजिकल होने में या जो भी उनका है वो करने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ये सब फ्री में दिलवाते हैं, दवा भी फ्री में रहता है। और बिहार शताब्दी योजना के अंतर्गत उनको खुलवा देते हैं। सामाजिक कल्याण विभाग में 1500 रुपया मिलता है हर महीने। वो भी सुविधाएं इन लोगों को दिलवाई जाती है जब एचआईवी पॉजिटिव रहते हैं, चाहे वो सेक्स वर्कर हो चाहे वो ट्रांसजेंडर हो। आप एचआईवी पॉजिटिव और ड्रग्स यूजरों की जांच और जागरूकता के प्रोग्राम भी चलाती हैं, तो इस काम में जी, आपको सबसे बड़ी क्या चुनौती आती है? बहुत चुनौती आती है। वो लोग बहुत चिढ़ते हैं अगर आप जाइएगा उन लोग से मिलने। एक ने बता दिया कि ये भी है हम्म। जो हाई रिस्क में आते हैं, मतलब वहाँ हम्म। एकजुट होते हैं वैसे जिनकी संख्या ज्यादा है। अगर हम जाते हैं कि हम तुम्हारे हक के लिए आए हैं, हम्म। तुम्हें सपोर्ट करने आए हैं, तुमको हम्म। फ्री में ये दिलवाएंगे, फिर भी वो विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि तुम हमको फंसाने आई हो, तुम हम हमसे बुलवा के फिर जेल में बंद करवा दोगी, ऐसा सब कुछ वो बोलते हैं। मतलब कभी कभी गाली गलौज भी करते हैं। उनको विश्वास में लेने के लिए उनकी बातें पहले हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब बंद कर दिया, थक गए, बोल लिया। फिर वो तब आता है कि अच्छा ठीक है, अच्छा आप अपना बताइए। उसी ग्रुप में कोई एक समझदार होता है जो सबको रोकता है कि आई है इतने दूर से, इस मौसम में आई है तो बात सुन लिया जाए। तो वो सुनते हैं, तो फिर हम लोग का एक सुन लेता है तो धीरे धीरे सब लोग आने लगते हैं। तो ऐसे में ड्रग यूजर जितने भी है उनको नए नए इंजेक्शन फ्री में, जो निडल होता है वो फ्री में दिया जाता है कि तुम तो लो लेकिन किसी का यूज किया हुआ मत लो, हम्म। इससे तुम्हारे जान का खतरा है। तुम देश के अनमोल रतन हो, ऐसा ऐसा कह के उनको ना बूस्टअप करते हैं पूरा बड़ाई करके। तुम तो हीरो जैसे लगते हो, तुम बड़े ही भाई अच्छे नेचर के लग रहे हो, ऐसा करके ना वो लोग को अपने पास अपने विश्वास में लेते हैं और काम करते हैं। तो कभी ऐसे और परेशानी उनके भी साथ हो? केसेस भी है। हाँ जी। अभी ट्रांसजेंडरों के पास ऐसे केसेस हैं कि वो शादी कर लेते हैं, और हम्म। शादी के बाद हर ट्रांसजेंडर की यही कहानी है कि शादी के बाद उनका हस्बैंड सारा गहना लेके चला गया, सारे पैसे लेके चले गए। तो ऐसे में केस हुआ है, सीजीएम के पास कंप्लेंट केस किया है और उनको कहा है कि हम आपके साथ हैं। तो ऐसे में लोग तैयार हो जाते हैं, जिनके साथ जिनको मन भी नहीं है कि हम्म। हमारे साथ गलत हुआ है तो केस नहीं कर सकते हैं, वो लोग भी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में हमने कंप्लेंट फाइल किया है कई ट्रांसजेंडर का, और जो अभी ट्रायल में है। ओके। तो जैसे आप बता रही थी जो ड्रग्स यूजर हैं, आप लोग उन्हें सिरिंज वगैरह देती हैं, उन्हें एचआईवी का खतरा ना हो, ऐसा भी है जिसने ड्रग्स छोड़ा हो आप लोगों के समझाने और इसके बाद, या वो सब चीजें नहीं होती हैं? क्वांटिटी कम कर दिया है, छोड़ा क्वांटिटी। तो नहीं है। हम्म। हाँ, क्वांटिटी कम कर दिया है। हाँ, क्योंकि जो बहुत मुश्किल। जी, हाँ, आप बोल रहे थे, सॉरी। हाँ, जो कंटिन्यू एक दिन में 3 बार लेता था, 10-10 एमएल ले लेता था, वो एक बार में आ गया है। और एकदम बिल्कुल 1 एमएल से हाफ एमएल भी कभी कह के हमको फ़ोन करता है कि मैडम आज तो इतने लिए, और आपने कहा था कि काम में रम जाओ, गाना सुनो, डांस करो, ऐसा कुछ हम लोग बताते हैं कि ऐसे करोगे, कुछ किताब लिखो, कैसे इसमें तुम इन किया, उसकी कहानी लिखो, याद करो, दिमाग पे जोर डालो कि कैसे तुम्हारा बचपन था। सब कुछ कहने से वो लिखने पढ़ने ऐसे कुछ करने में ना थोड़ा थोड़ा एंगेज जब हो जाते हैं काम करने में, तो क्वांटिटी बहुतों ने कम किया है, बहुतों ने। आपको 11 साल के अपने वकालत के अनुभव में कभी किसी ऐसे केस का सामना करना पड़ा जो आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा हो? ऐसी लड़की जो कभी नॉर्मल रहती थी, कभी एबनॉर्मल रहती थी। मतलब वो आधे घंटे अगर नॉर्मली तरीके से बात कर रही है तो आधे घंटे बाद वो क्या बोल रही है, अपने में क्या कह रही है, किसको देख रही है, आप उसको बोलते रहिए वो आपकी तरफ नहीं देखेगी। वैसी लड़की का हमने काम किया जिसके साथ बहुत ही गंभीर अपराध हुआ था। और उस केस में गवाही करवाने से लेकर डीएनए टेस्ट से लेकर बहुत चैलेंजिंग था वो केस। और बहुत सारे लोग आते थे कि सुलह करवा दीजिए, आपकी वजह से नहीं हो पा रहा है सुलह, नहीं तो उन लोग के पास हिम्मत नहीं है कि केस लड़े, उन लोग के पास इतना कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि केस लड़ पाएगी।
लेकिन मैंने उन लोगों से कहा कि स्वेच्छा से, अगर उसकी माँ से कहा अगर स्वेच्छा से लड़ोगी तो हम लड़ने के तैयार हैं। वो मेरी बातों पे विश्वास की और लड़ाई भी किया उसने, और बड़ी बढ़िया से हर डेट पे आती थी बेटी के साथ, और मैं उसको बहुत सहयोग करती थी हर तरह से। और आज उस केस को चैलेंजिंग तो था, लेकिन अभी लड़की जितना खुश रहती है, अपने बच्चे को जितना प्यार से पालती पोसती है, अच्छा लगता है मुझे। वो कहती है कि मैं दूसरी माँ हूँ, तो ये भी सुन के अच्छा लगता है कि वो मुझे अपनी दूसरी माँ बोलती है। ओके, और लड़की की उम्र कितनी थी? उस समय लड़की की उम्र 13+। यानी पॉक्सो का केस था। हाँ, 14 साल 3 महीने में, 14 साल 5 महीने में उसको बेटा हुआ, जो बहुत कमजोर था। आपने जैसे अभी बताया कि आपने एक पॉक्सो का जो केस किया और वो आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जो, क्योंकि वो बच्ची थी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो अदालतें होती हैं वो एक बच्चों के लिए, खास तौर से जिला और हमारी जो स्थानीय अदालतें हैं, वो कितनी अनुकूल और सुरक्षित हैं कि आप वहां पर कितना सहज अपने आप को महसूस करती हैं, औरतें और बच्चे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है जिला में। जिस रूम में बच्चे को रखा जाता है, जो भी पीड़ित है, हम्म। उस पीड़ित पॉक्सो के अंतर्गत आने वाले पीड़ित को उसके गार्जियन के साथ, जिससे वो बढ़िया से कंफर्ट जोन में रह सके, उनके साथ उसको बैठाया जाता है। और वहाँ पे बहुत बढ़िया बैठने की व्यवस्था है, सोफा, दीवार कलरफुल है, बच्चों के हिसाब से दीवार को भी डिजाइन किया गया है। उनको उनके हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से चॉकलेट, चिप्स वगैरह जो बच्चा कहेगा वो प्रोवाइड कराया जाता है। फिर स्टार्ट जजेज भी करते हैं, वकील भी जब जाते हैं तो उनका खुद का वकील, इन्फॉर्मेट का वकील जब रहेगा, वो हम्म। भी सिविल ड्रेस में जाएगा। और जो पॉक्सो वाले जज रहेंगे वो भी सिविल ड्रेस में जाएंगे, उसके नाम से शुरुआत करेंगे, फिर मम्मी का परिचय पूछेंगे, बेटा ये तुम्हारी मम्मी है या फिर कोई किसी और की मम्मी है, तो नहीं मेरी मम्मी है। उसको एक फ्रेंडली होके ना, उसके माइंड से वो चीजें हटा के कि किस लिए ये आया है, कहाँ आया है, कैसा लग रहा है, उसको बहुत अच्छा फील करा के बातें की जाती है, ताकि उसको लगे नहीं कि उसके साथ जो गुजरा है वो ट्रेजेडी को फिर से यहाँ पे उसी तरह लाइन बाय लाइन कहना है। एक अलग तरीके से प्रेजेंट माइंड अप्लाई करके वकील भी वहां काम करता है और जज भी करता है, अनुकूल है पूरी तरह से। ठीक है। तो ये तो हमने जैसे पॉक्सो की बात करी कि हाँ, उसे पहले से एक ट्रॉमा मिला है और कोर्ट कचहरी में उसे फिर से एक ट्रॉमा ना मिले। लेकिन अगर अलग तरीके के केस, बच्चे भी अगर आते हैं कि इसमें कोई गवाही के लिए या कुछ भी, तो उनके लिए भी ऐसी ही व्यवस्था होती है, तो या फिर अलग तरीके का थोड़ा ट्रीट करते हैं उनको? बच्चे या तो जुवेनाइल बोर्ड में रहते हैं या हम्म। फिर पॉक्सो वाले में रहते हैं। तो ऐसे में दोनों को तरफ बहुत ध्यान, दोनों जुवेनाइल बोर्ड में भी बहुत बढ़िया से, इवन की गार्ड तक ड्रेस में नहीं रहता है, और जज भी नहीं रहते हैं, मेंबर भी नहीं रहते हैं, वकील लोग भी नहीं रहते हैं। और जाते के साथ ही, आने में तुमको प्रॉब्लम तो नहीं हुई बेटा, किसके साथ आए हो, तो बताएगा जिसके साथ आए हैं। फिर तुम्हारी हॉबी पूछी जाएगी, उनको बुक प्रोवाइड कराया जाएगा कि ये बुक लेके पढ़ना। उनके हिसाब से टी शर्ट, लोअर, कुछ कुछ एक्सेसरीज दिया जाता है जुवेनाइल में भी। मतलब माहौल ना बहुत बेहतर है बच्चों के लिए, वो माहौल जुवेनाइल का हो, पॉक्सो का हो, जिला लेवल पे मैंने देखा बहुत बेहतर है। हक हमारा योजना के तहत आप जेल में जो बंद कैदी हैं उनके लिए भी कुछ काम करती हैं, तो उसके बारे में भी हमको जी, कुछ बताइए। हक हमारा है, हमारा भी है में। अचानक ट्रेन में चोरी करते हुए पकड़े चले गए, वो जेल चले गए। या फिर किसी ऐसे अपराध में जो घर वाले जानते हैं कि वो तो कमाने बाहर गया है, लेकिन बीच में ही ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है और नेम्ड एफआईआर बन जाते और वो जेल में रहते थे, और कभी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था परिवार वालों से। तो ऐसे में उनको बाहर निकलने का अधिकार है, उनको जिंदगी जीने का अधिकार है। तो उनका मैसेज, उनका एड्रेस उनके परिवार वालों को पहुंचाते थे हम लोग, और वो लोग आते थे, एड्रेस उनका जो हमें मिलता था, वहाँ हम लोग बाईफोनिक रजिस्ट्री से उनको भेजते थे कि फलना तुम्हारा बेटा ऐसे ऐसे चीजों में फंसा हुआ है, आप आके मिल लो। फिर वो आते थे, हमसे मिलते थे, फिर विजिटिंग कराते थे, उनको जेल में मुलाकात करवाते थे, और तब कहते थे कि हमको अपने बेटे को छुड़वाना है, तो कागज वगैरह वो लेके आएंगे। फिर उस लड़के को हम लोग रिलीज करवाते थे जेल में, जो प्रॉपर प्रोसीडिंग है उसके साथ। अगर बेलर कहीं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट का है, तो ऐसे में पीआर पे जजेस जो है छोड़ देते थे। आप संविधान फेलोशिप्स की फेलो हैं, और इस फेलोशिप के द्वारा आप क्या बदलाव ला रही हैं बिहार में? संविधान फेलो बिहार में एक संजीवनी बूटी की तरह है। ये उन पीड़ितों के लिए
मील का पत्थर साबित हो रहा है, जो जानते आ रहे हैं कि न्याय बहुत महंगा है, जिनको ये लगता है कि न्याय में हमको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर संविधान फैलो के अंतर्गत हम लोग इतना विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी तरह से आपको बर्डन नहीं देना है। आपकी बातों को समझ के आपको कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, और संविधान फेलो होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि आपको न्याय के अंतिम पायदान पायदान तक पहुंचा के हम दम लेंगे और आपको न्याय मिलेगा। उन पीड़ितों को हम भरोसा दिलाते हैं और किसी भी तरह से 1 रुपये का भी उनके ऊपर बर्डन नहीं देते हैं। सारा कुछ संविधान फेलो के अंतर्गत हम लोग कवर कर लेते हैं, और ये मेरे लिए भी है, पहले मुझे सारा कुछ अपने से करना पड़ता था, लेकिन संविधान फेलो बनने के बाद ये बर्डन मेरे से भी हट गया है और मैं स्मूथली काम कर रही हूँ। और उसको अच्छे तक कोर्ट तक पहुंचाना, सारे प्रोसीडिंग को करना, क्लाइंट को बहुत रियायत देना, क्लाइंट के मनस्थिति को जान के उनकी सहज भाषा से, सरल भाषा से जितना हो सके विश्वास में लेकर, और ये दिखाना कि ताकत है हम आपकी, आप खड़े रहिए, हम आपके साथ हैं, एकदम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो संविधान फेलो मील का पत्थर है पूरे बिहार के लिए न्याय दिलाने में। आप हमारे देखने वालों को अगर अपना कोई संदेश देना चाहती हैं या अपनी कोई बात कहना चाहती हैं तो प्लीज आप हमारे साथ अभी वो साझा कर सकती हैं। न्याय में, कानून में पीड़ित कोई भी हो सकता है, ये मैं कहना चाहती हूँ। ये कि परसेप्शन बना लेना कि सिर्फ पीड़ित मतलब लड़की, पीड़ित मतलब औरत, पीड़ित मतलब बुजुर्ग, ऐसा नहीं है। पीड़ित मतलब वो पुरुष भी, पीड़ित मतलब वो महिला भी, पीड़ित मतलब लड़का, लड़की, बुजुर्ग, मिडिल एज के कोई भी पीड़ित हो सकता है। और उन पीड़ितों के लिए न्याय बिल्कुल लिबरल है, सबके लिए समान है। और मैं सारे लोगों से कहना चाहती हूँ कि न्याय की व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो चुकी है। आपको अगर लगता है कि किसी तरह से आपके साथ हिंसा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो चुप्पी तोड़िए, मुंह खोलिए और न्यायालय तक आइए। हम लोग आपके साथ हैं, न्यायिक प्रक्रिया आपके साथ है, और न्याय व्यवस्था आपके साथ है। तो आनंद रंजना, इस पॉडकास्ट में हमसे बातचीत करने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे को भी। थैंक यू। पॉडकास्ट को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी हमारे साथ जरूर साझा करिएगा। भारतीय कानून को इसी तरह आसान भाषा में समझने के लिए न्याय के साथ बने रहें। धन्यवाद।